हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम कैश फ्लो स्टेटमेंट का सेकंड पार्ट करेंगे। कल हमने इसके बेसिक किए थे और जो पार्ट वन में इसके बेसिक किए थे और जो परफॉर्मा होता है वो किया था और उसमें जो 3 टाइप्स की एक्टिविटीज़ होती हैं उनके बारे में किया था। आज हम जो इम्पोर्टेंट एडजस्टमेंट होती हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, अगर मैं ये कहूँ कि जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं मोस्टली इन्हीं एडजस्टमेंट से पूछा जाता है, बिकॉज ये छोटी छोटी टर्म है जो हमें याद रखनी होती है, जिनसे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। अगर हम 11th की बात करें तो उस टाइम तो कंप्लीट क्वेश्चन करना होता है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो एडजस्टमेंट है इनका काफ़ी वेटेज होता है। और जो आपका अपकमिंग इंटरव्यू होने वाला है केवीएस का, उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हमें इन एडजस्टमेंट से पूछ लें कोई भी क्वेश्चन। तो आज हम एडजस्टमेंट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट की। फर्स्ट ऑफ ऑल हम आप एक रूल याद करते हैं, जो जर्नल एंट्रीज का मॉडर्न रूल है वो है क्लियर। क्लियर मीन्स जो जो एक्सपेंसेस और एसेट होते हैं उनका डेबिट बैलेंस होगा तो वो इंक्रीज होंगे तो डेबिट बैलेंस होगा, और डिक्रीज होंगे तो उनका क्रेडिट बैलेंस होगा। मीन्स अगर एसेट और एक्सपेंस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। उसके अपोजिट जो कैपिटल, लायबिलिटी और रेवेन्यू है, अगर ये क्या होगा, डेबिट कब होगा, जब ये घटेंगे। अगर ये बढ़ेंगे तो ये क्रेडिट होंगे। इसलिए हमें याद रखना है कि जो एसेट और एक्सपेंस होते हैं उनका हमेशा डेबिट बैलेंस होता है, मतलब जिस साइड वो इंक्रीज होंगे उसी साइड उनका बैलेंस लिखा जाता है। और जो कैपिटल, रिवेन्यू और लायबिलिटी होती है उनका हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, जिस साइड इंक्रीज होती है। अब हम देखेंगे कि जो जो एसेट होती हैं, जो एसेट की एंट्री कैश फ्लो स्टेटमेंट में जो हम लिखते हैं तो कैसे कैलकुलेट करनी होती है। वैसे कोई सिंपली नहीं है, हमें कोई भी क्वेश्चन दे देंगे नहीं, वो हमें एसेट के बारे में देंगे कि उसकी सेल होगी, परचेज होगी, उसका क्लोजिंग बैलेंस देंगे, उसका ओपनिंग बैलेंस देंगे, और फिर हमसे पूछेंगे कि ये एसेट है और कितनी अमाउंट किस सेक्शन में जाएगा, इन्वेस्टिंग में जाएगी या फाइनेंसिंग में जाएगी या ऑपरेटिंग में जाएगी। तो हम देखते हैं कि अगर हमें क्वेश्चन में जो एसेट होती हैं, कोई भी फिक्स एसेट, उसका ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया हो तो उस टाइम हम एसेट कैसे निकालेंगे, कि उसका जो एसेट है उसका सेल परचेज कैसे निकालेंगे। तो उसके लिए हम एसेट काउंट प्रिपेयर करते हैं। एसेट काउंट का हमने ऊपर देखा था कि एसेट और एक्सपेंस का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है। मीन्स जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड आएगा और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो क्रेडिट साइड आएगा। तो इस टाइप से हम डेबिट बैलेंस यहाँ पर लिख लेंगे और क्रेडिट बैलेंस या जो क्लोजिंग बैलेंस है उसे क्रेडिट साइड में लिख लेंगे। उसके बाद हम ये देखेंगे कि बिजनेस में जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होता है, तो डेप्रिसिएशन क्या है, एसेट की वैल्यू को कम करेगा। तो एसेट कम होगी तो उसे हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। अगर हमें क्वेश्चन में कोई एसेट सोल्ड की है या हमसे ये पूछी जा सकती है, तो एसेट सोल्ड होती है तो मतलब एसेट कम होगी तो उसका बैलेंस भी क्रेडिट साइड में आएगा। अगर जो एसेट उससे बेचने या खरीदने में अगर कोई लॉस हुआ है, तो अगर लॉस होगा तो लॉस का हमेशा बैलेंस क्रेडिट होता है, लॉस होगा तो क्रेडिट में आएगा। और जो प्रॉफिट होगा उसे हम डेबिट साइड में लिखेंगे। और जब हम कुछ परचेज करते हैं, इससे बिजनेस एसेट बढ़ती है तो उसे हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो इस टाइप से हमें क्वेश्चन में कोई भी अमाउंट, ये 2 अमाउंट क्लोजिंग और ओपनिंग देकर हमसे इनमें से किसी भी अमाउंट के बारे में पूछा जा सकता है। लाइक कि एसेट कितने की सोल्ड हुई ये पूछ लेंगे, या फिर कितने की परचेज की थी ये पूछ लेंगे, या ये पूछ लेंगे कि प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, और ये प्रॉफिट और लॉस कहाँ पर जाएगा, कौन सी एक्टिविटीज़ में जाएगा। तो हमें ये सब कुछ याद रखना है कि जो प्रॉफिट होता है, जो प्रॉफिट होता है जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस कर देंगे, और जो लॉस हुआ है उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस कर देंगे। वो जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की जो हेडिंग थी उसके अंडर ये जाएगा। और उसके बाद जो डेप्रिसिएशन होता है उससे भी हम एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस मानकर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में ऐड कर देंगे। और जो एसेट सोल्ड की है, एसेट जब सोल्ड करते हैं, परचेज करते हैं, कौन सी एक्टिविटीज़ में जाता है, इन्वेस्टिंग में। तो हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पैसा आया है तो प्लस कर देंगे, अगर परचेज किया तो पैसा गया तो हम उसे माइनस कर देंगे। तो इस टाइप से हम ऐसे अपना एक एसेट काउंट रफली प्रिपेयर कर सकते हैं, या हम लर्न कर सकते हैं कि एसेट जिससे एसेट बढ़ेगी वो डेबिट साइड आएगा और जिस चीज़ से एसेट घटेगी वो क्रेडिट साइड आएगा। रिसेंटली केवीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, तो हमें दिया गया था केवीएस में कि जो ओपनिंग बैलेंस एक एसेट का लैंड का 20 लाख है, उसका क्लोजिंग बैलेंस
16 लाख था। तो हम इस एसेट अकाउंट के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, जो बैलेंस ओपनिंग बैलेंस है वो इस साइड डेबिट साइड लिख लेंगे और जो क्लोजिंग बैलेंस है उस साइड उसे क्रेडिट साइड लिख देंगे। उसके बाद उन्होंने क्या बोला था कि जो लैंड है वो प्रॉफिट पर सोल्ड किया है 3,20,000 के, तो प्रॉफिट है, प्रॉफिट हमने क्या बोला था किस साइड आएगा, प्रॉफिट हुआ तो कैश ही आया होगा बिजनेस में फालतू, अगर कैश एसेट तो कैश इंक्रीज हुआ है, एसेट बढ़ी है, तब उसे डेबिट साइड लिख देंगे। तो 20 में से तो 2320 ये हो गया 23,20,000, तो इस साइड है 16 लाख, तो इसका डिफरेंस देखेंगे तो 7,20,000 आएगा। इसका मतलब ये है कि वो जो एसेट है वो कितने में सोल्ड की है, वो एसेट कितने की थी, मतलब देखो 20 लाख से ईयर के एंड में 16 लाख रह गया, मतलब 4 लाख की एसेट थी वो हमने बेच दी। वो 4 लाख की बेची कितने में है, इन्होंने बोला है कि 3,20,000 के प्रॉफिट पर बेची है, तो 4 लाख की है, 3,20,000 प्रॉफिट है, तो कितने की बेच दी, 7,20,000 में बेच दी है। तो इस टाइम ये पूछा गया था कि कैश फ्लो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में कितनी अमाउंट जाएगी। अब हमने देखा था ऊपर कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जो बैंक जो एसेट सोल्ड की जाएगी और एसेट परचेज की जाएगी वही जाएगी, तो इस टाइम हमें क्या निकालना है कि इस साइड ये तो दिया हुआ, तो हमें ये जो एसेट सोल्ड की है तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में 7,20,000 अमाउंट जाएगी। अगर ये पूछा होता कि ये प्रॉफिट कहाँ जाएगा तो ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होता। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा जैसे केवीएस में बनेगा ये एसेट अकाउंट से, तो ये एसेट अकाउंट याद रख लेना अच्छे से। उसके बाद एक कंडीशन तो वो थी कि हमें जो एसेट है उसके ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया होगा। दूसरा क्या है कि जो एसेट है, एसेट के साथ साथ हमें जो डेप्रिसिएशन, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या होता है, मतलब सारे वो काफ़ी सालों का इकट्ठा डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड किया हुआ वो दिया होगा। अगर उसका भी ओपनिंग बैलेंस दिया हो तो हम 2 अकाउंट प्रिपेयर करेंगे। एसेट का तो वही है, जो ओपनिंग है वो डेबिट और जो क्लोजिंग उसे क्रेडिट कर देंगे। और डेप्रिसिएशन क्या होता है, ये एक डेप्रिसिएशन का याद रखना कि डेप्रिसिएशन का हमेशा ओपनिंग बैलेंस किस साइड आएगा, क्रेडिट साइड आएगा, और जो एसेट का वो डेबिट साइड आएगा। बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या करता है, एसेट की अमाउंट को कम करता है, इसलिए इसका हमेशा इसका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा, रिमेंबर दैट थिंग। उसके बाद जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है उसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड और जो क्लोजिंग बैलेंस है वो डेबिट साइड। और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो हमें क्रेडिट साइड लगाना होता है, क्योंकि हमने 11th में डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया था तो हमेशा क्रेडिट साइड ही जाता था। तो इसमें से जो डिफरेंस निकलेगा तो हम उसे डेबिट साइड में शो करेंगे टू एसेट के नाम से। मीन्स ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये मतलब पूरे साल का इकट्ठा किया हुआ डेप्रिसिएशन। अब इस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन को हम एसेट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। पीछे हमने क्या देखा था, अगर ओनली एसेट का दिया हो तो उस टाइम हम यहाँ पर करंट डेप्रिसिएशन लेते हैं, पर अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होगा तो इस टाइप से हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे और उसे एसेट अकाउंट में रख देंगे। तो इस टाइम तो फिर वैसे ही जो सेल ऑफ एसेट है तो हमें याद रखना वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा, परचेज है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा। अगर करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में प्लस होगा एज नॉन कैश एक्सपेंस की तरह। अगर हम उस टाइम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया हो तो अकाउंट ना बनाकर हम ऐसे भी याद कर सकते हैं कि जिसका ओपनिंग बैलेंस है ये है, और जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन ऐड करके उसमें से क्लोजिंग बैलेंस निकाल देंगे तो हमारा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकल जाएगा। और जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उसकी एंट्री कहीं नहीं होगी, बस वो एक एसेट अकाउंट में हमें सेल या परचेज या प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ करना पड़ेगा, बस दैट्स ऑल। उसके बाद हम देखेंगे एडजस्टमेंट ऑफ टैक्स कि हम टैक्स को कैसे एडजस्ट करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। अगर हमें टैक्स का प्रोविजन फॉर टैक्स बैलेंस शीट में दिया हो, वो कहाँ पर दिया होगा, शॉर्ट टर्म प्रोविजन के अंडर। अगर जो प्रोविजन फॉर टैक्स है अगर उसका सिर्फ बैलेंस दिया हो, उनके बैलेंसेस दिए हों, एडजस्टमेंट उसके 2 केस बनते हैं, एक जो बैलेंसेस दिए होंगे, एक बैलेंसेस के साथ एडजस्टमेंट भी दी होगी। जब ओनली बैलेंसेस दिए होंगे तो हम उनका क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है मीन्स वो प्रीवियस ईयर का था, तो इसका मतलब उसमें से हमने अब इस साल टैक्स पे कर दिया होगा, तो हम उसे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में टैक्स पेड से की तरह माइनस कर देंगे, जो प्रीवियस ईयर का प्रोविजन फॉर टैक्स है। और जो करंट ईयर का उसे हमने देखा था कि कैश फ्लो टाइम जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में NBBT नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड करते हैं। तो याद रखना जो प्रीवियस ईयर का है वो माइनस होगा और जो करंट ईयर का वो प्लस होगा। उसके बाद अगर बैलेंसेस के साथ एडजस्टमेंट भी दी हो तो हमें एक प्रोविजन अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा।
पर मैंने प्रोविजन अकाउंट ने प्रिपेयर करके एक फॉर्मूला बनाया है। लाइक फॉर्मूला कैसे, ये लोग जो क्लोजिंग बैलेंस होता है, प्रोविजन फॉर टैक्स का क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू प्रोविजन माइनस पेड टैक्स, ये फॉर्मूला है। अगर हमसे ये पूछा हो कि क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस देकर तो न्यू प्रोविजन पूछा हो, कैसे निकालेंगे, या टैक्स पेड, पहले टैक्स पेड पूछा है तो क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है, जो न्यू प्रोविजन बनाया है उस साल में, माइनस क्लोजिंग बैलेंस, तो अपना टैक्स पेड निकल जाएगा कि कितना टैक्स पेड किया, जिसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। उसके बाद न्यू प्रोविजन, न्यू प्रोविजन पूछा हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें से टैक्स पेड करिए तो ऑफ कोर्स हम ओपनिंग बैलेंस को कम होगा। उसके बाद जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वो माइनस करके जो अमाउंट बचेगी, मीन्स कि वो न्यू प्रोविजन बनाया गया है इस साल के अंदर, उसे हम क्या करेंगे, जो NPBT है, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, उसमें ऐड कर देंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एंट्रीज है, आप याद रखना। ये जो टैक्स पेड है वो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में माइनस होगा और जो न्यू प्रोविजन है उसे NPBT में प्लस करेंगे। और ये निकलता कैसे, आप एक फॉर्मूला याद कर लेना, उसके बाद आप इसे इजीली निकाल सकते हैं। क्लोजिंग बैलेंस इज इक्वल टू ओपनिंग बैलेंस प्लस न्यू प्रोविजन माइनस पेड टैक्स। और हमेशा ये याद रखना, जो डेप्रिसिएशन होते हैं, जो प्रोविजन होते हैं, उनका बैलेंस क्रेडिट साइड आएगा हमेशा। इसके बाद हम देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिबेंचर, कि जो डिबेंचर दिया होगा उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी। हमसे क्वेश्चन में ऐसा ही पूछा जाएगा कि हमें क्वेश्चन में एक एडजस्टमेंट में डिबेंचर दिया होगा, और डिबेंचर एक तो हमें साल के एंड में दिया होगा, एक साल के लास्ट में दिया होगा, इतना। लाइक इस साल के शुरू में है 10 लाख और एंड में है 15 लाख। और फिर एडजस्टमेंट दी होगी कि न्यू डिबेंचर इशू किए गए हैं 1 जनवरी 2022 को। इसका मतलब अगर साल के शुरू में 10 लाख और लास्ट में 15 लाख है, मीन्स कि 5 लाख के डिबेंचर और इशू किए गए हैं। अगर हम डिबेंचर इशू करेंगे तो बिजनेस में पैसा आएगा, तो क्या करेंगे, उसे फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऐड करेंगे। और जो ये डिबेंचर इशू किए हैं और जो शुरू में 10 लाख थे, तो हमें इन पर इंटरेस्ट भी पेड किया होगा, तो हम इन पर इंटरेस्ट निकालेंगे। जो पहले 10 लाख पर 10% दिया, कितना है 10%, तो कितने महीने का लगेगा, 9 महीने तक, बिकॉज उसके बाद 31/3/2022 को, उसके बाद ये क्या है, नया डिबेंचर ऐड कर लिया। ये हम 10 लाख पे पूरा साल का निकाल के फिर 5 लाख पर अलग से निकाल देंगे, तो टोटल कितना डिबेंचर आएगा, उसे हम जो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी है उससे माइनस कर देंगे। और जो इंटरेस्ट पेड होता है वो 2 जगह पर जाता है, उसे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में इंटरेस्ट पेड को एज ए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस की तरह ऐड कर देंगे। क्या करेंगे, इंटरेस्ट पेड को तो फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे, एक जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी होती है उसमें नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस की तरह ऐड कर देंगे। उसके बाद आती है वेरी इंपॉर्टेंट प्रपोज डिविडेंड की एंट्री। ऐसी क्वेश्चन हमसे KVS के इंटरव्यू में पूछे जाएंगे। बोल दें कि जो डिबेंचर है अगर वो उसकी जो एडजस्टमेंट में दिया हो तो इंटरेस्ट कहाँ पर जाएगा, तो हमें याद रखना, इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस होगा और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, बिकॉज ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। और ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में हम नेट प्रॉफिट से ऑपरेटिंग प्रॉफिट में जाने के लिए नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को ऐड करते हैं और इनकम्स को माइनस करते हैं, दैट्स वाई। इसके बाद पूछेंगे प्रपोज डिविडेंड को हम कहाँ पर एडजस्ट करेंगे। ये एक एज ए कंटीजेंट लायबिलिटी की तरह जो बैलेंस शीट के इसके नीचे दिया होगा। अगर प्रपोज डिविडेंड करंट ईयर का होगा तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। प्रपोज मीन्स अभी प्रपोज किया मतलब अभी सिर्फ वो किया है कि हम डिविडेंड देने वाले हैं, सिर्फ उसके बारे में बात की है, तो उसकी कोई भी एंट्री नहीं होगी। जो प्रीवियस ईयर का प्रपोज डिविडेंड है, इसका मतलब कि वो प्रीवियस ईयर में प्रपोज किया गया था तो इस साल तो वो पे कर दिया होगा, तो उसे हम डिविडेंड पेड मानेंगे। तो क्या करेंगे, हम डिविडेंड देंगे तो जो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, शेयर कैपिटल देखा था ना वहाँ पर, शेयर कैपिटल, तो हम डिविडेंड पे करेंगे तो बिजनेस से कैश जाएगा, तो हम जो अपनी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में माइनस करेंगे। और एक डिविडेंड पेड कहाँ पर था, प्रपोज कहाँ पर था, जो NPBT है वहाँ पर प्लस करेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स और NPBT और डिविडेंड प्रॉफिट ये NPBT में प्लस होंगे। और ट्रांसफर टू रिजर्व, ये सब 4 अमाउंट थी। टिप ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, प्रपोज डिविडेंड, इंटीरियम डिविडेंड और एक न्यू प्रोविजन था, उससे भी NPBT में प्लस कर देंगे। उसके बाद लास्ट एंट्री रहती है, एडजस्टमेंट रहती है इंटीरियम डिविडेंड की। अगर
अगर इंटरम डिविडेंड अगर क्वेश्चन में ना दिया हो तो उस टाइम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की कैपिटल है, शेयर कैपिटल है, उस पर कैलकुलेट करेंगे। अगर वो दिया हो क्वेश्चन में तो क्या करेंगे, हमने देखा था कि इंटरम डिविडेंड कहाँ पर ऐड होता है, एनपीबीटी में ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ के अंदर ऐड होगा। जो फाइनेंसिंग एक्टिविटी है तो वो माइनस करें, बिकॉज इंटरम डिविडेंड मतलब साल के बीच में कोई डिविडेंड दिया है तो उसे हम अपने फाइनेंसिंग एक्टिविटी में माइनस करेंगे। तो ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जो पेपर में आते भी हैं और इनसे क्वेश्चन भी बना है। आप लोगों ने देखा है कि केवीएस में एसेट्स से बना था, क्या पता अपकमिंग एग्जाम में डिवेंचर से बन जाए, डिविडेंड से बन जाए, इंटीरियम डिविडेंड से बन जाए, या फिर केवीएस इंटरव्यू में कुछ भी इनमें से कोई भी एंट्रीज पूछी जा सकती है, कोई भी एडजस्टमेंट पूछ लेंगे कि ये कौन सी एक्टिविटी में जाएगा। तो हमें ये सब याद करना है अच्छे से। थैंक यू। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्थी।